आसाम के नाज़रीन सरापर किताब से मुखातिब है। 5 खबरें आपके सामने रखेंगे। तजिया अपना शामिल नहीं है। जाहिर है ना तो इतनी हिम्मत है, ना जुर्रत है और ना ही इतनी औकात है कि बहुत सारी खबरों के ऊपर आप तजिया दे सके। पाकिस्तान में बैठकर आप खुलकर उनके ऊपर बात कर सके। बड़ी खबर यह है कि खालिद खुर्शीद साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में एक अहम तरीन शख्सियत है, बड़ी दिलेर बहादुर शख्सियत है, बड़े जबरदस्त किस्म के ये नौजवान पॉलिटिशियन है जीबी के, उनके ऊपर अटैक हुआ है और बड़ा शदीद नोयत का अटैक हुआ है। रुकावट डालकर उनकी गाड़ी को रोका गया। इंतखाबी मुहिम में जा रहे थे और चारों तरफ से गोलियां मारी गई हैं। खालिद खुर्शीद बच गए हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को शीशे तोड़े गए हैं और गोलियां मारी गई हैं। हालात बड़े खराब हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और खालिद खुर्शीद की हुकूमत वहां पर गिराई गई थी। दिन दहाड़े वहां पर रिजीम चेंज की गई थी। दिन दहाड़े खालिद खुर्शीद का बाजू मरोड़कर उनकी हुकूमत गिराई गई थी। अगले दिन जब वोटिंग होनी थी तो पुलिस पहुंच गई थी, ताले लगे थे और उसके बाद एक बकायदे से मौका मुहैया किया था, माहौल बनाया गया था ताकि खालिद खुर्शीद को वहां पर गिराया जाए। और खालिद खुर्शीद की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जीबी में जबरदस्ती गिराई गई। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब है। अभी भी वहां पर शदीद तरीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक है। हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है, जो बुज़दिल दुश्मन है हमारा, उसकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है। वो जीबी के जरिए बहुत ज्यादा खेलता है और हमने उन्हें उसे मौका नहीं देना, किसी भी सूरत मौका नहीं देना। ये जीबी के लोगों की जिम्मेदारी है, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि दुश्मन इस सारी सूरत हाल का फायदा किसी भी तौर पर ना उठाए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर खालिद खुर्शीद के ऊपर जो ये अटैक हुआ है, अगर ये कामयाब हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो फिर सोचें सूरत हाल क्या होती। चीजें बहुत ज्यादा खराब होती। अल्लाह ताला जीबी के ऊपर रहम करे, खालिद खुर्शीद के ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। दूसरी खबर यह है कि परवेज इलाही साहब, जिनके बारे में अमजद रफीक साहब जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कहा था, बाकायदा जिम्मेदारी लगाई थी कि जनाब परवेज इलाही साहब को उंगली पकड़कर घर तक छोड़कर आए, उन्होंने परवेज इलाही साहब को बाकायदे से मुआवनत की, यानी फैसिलिटेशन की कि उन्हें उठाया जाए और उसके बाद अटक जेल में शिफ्ट किया जाए। अब खबरें आ रही हैं, चूंकि अमजद रफीक साहब ने यह कहा था कि कल के दिन परवेज इलाही साहब को अटक जेल से बाजियाब करवाकर यहां पर पहुंचाएं, मेरे सामने पेश करें। खबरें आ रही हैं कि जज साहब, जो अमजद रफीक साहब ने, जिन्होंने कल परवेज इलाही का मामला सुनना था, उन्हें तब्दील कर दिया गया है और उन्हें मुल्तान बेंच में शिफ्ट कर लिया गया है। और जो परवेज इलाही का जो मामला कल लगा हुआ था, जो कल केस लगा हुआ था, उसे भी शामिल नहीं किया गया, लिहाजा वो भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। लिहाजा परवेज इलाही की मामले के ऊपर बिल्कुल समाअत नहीं होनी। अब बहुत सारे साफी ये क्लेम करते हैं, समी इब्राहिम साहब और मुख्तलिफ साफी, कि परवेज इलाही के बारे में इस वक्त किसी को इल्म नहीं है कहां पर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अटक जेल के अंदर मौजूद है, खबर रिपोर्ट हो रही है कि अटक जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे साफियों के मुताबिक वो अटक जेल के अंदर भी मौजूद नहीं है। किसी को नहीं पता वो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, अटक जेल में है, अडियाला जेल में है या कहां पर है। उनके बारे में कहा जा रहा है, कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर हैं। तो ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त चल रही है। उसके बाद एक और खबर है और ये अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये जुगनू मोहसिन साहिबा ने खबर दी है। जुगनू मोहसिन नजम सेठी की बेगम है और नजम सेठी नवाज शरीफ के चहेते हैं, बहुत ज्यादा चहेते। पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है नवाज शरीफ साहब की वजह से उन्हें मिली थी। तो जुगनू मोहसिन साहिबा कहती हैं कि नून लीग के दौर में, यानी पीडीएम के दौर में, एक एक एमएनए को 1-1 अरब रुपया रिश्वत के तौर पर दिया गया। यानी कि तकरीबन ये काबीना थी, काबीना तो 85 लोगों की थी, लेकिन तमाम तर एमएनएज को कहते हैं कि खर्चा पाने के लिए, यानी दारू खर्चे के लिए 1-1 अरब रुपया दिया गया। इस मुल्क के अंदर अवाम कपड़े फाड़ रही है, अवाम अपने आप को आग लगा रही है, अवाम का भुरकस निकल गया, लोग बिल्स नहीं दे सकते, कसम खुदा की तनख्वाही नहीं पूरी होती, तबाही निकल गई है। और 1-1 अरब रुपया एक बंदे को दिया गया और ये शहबाज हुकूमत करती रही। और शहबाज साहब सिर्फ पॉलिश करते रहे, सिर्फ बूट पॉलिश करते रहे, चमकाते रहे, तालियां बजाते रहे, मीडिया उनके साथ खड़ा रहा, मीडिया भी फायदे उठाता रहा। और अब ये जो इंकशाफ हो रहे हैं कि ये सिर्फ लूट मार करते रहे और ये सिर्फ और सिर्फ खाते रहे, और इतना इन्होंने खाया है कि इन्हें अब बदहजमी हो रही है और इन सबका निकल रहा है। इतना ज्यादा ये खा गए, इतनी ज्यादा बदहजमी अब इन्हें हो रही है, ये वो बदबू हर तरफ फैल रही है। और जुगनू मोहसिन साहबा के कहना है कि 1-1 अरब रुपया, आप अंदाजा लगाएं, 1 अरब रुपया हमारी नस्लें मिलकर नहीं कमा सकती, और सिर्फ रिश्वत के तौर पर दिया गया इन 16 माह में कि आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। तो किस लेवल का ये जुल्म है। फिर कल गुज़श्ता दिन मुलाकात हुई है पाकिस्तान की आर्मी चीफ साहब की कुछ बिजनेसमैन के साथ। उनके हवाले से बहुत सारी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन जिनकी मुलाकात हुई है। शेख इरफान जो सदर हैं एफपीसीपीआई, वो रिपोर्ट करते हैं, उनके हवाले से खबर छपी है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं एक टास्क फोर्स बना रहा हूं, जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। अब यकीनी तौर पर ये कीबोर्ड वॉरियर्स वो होंगे जो मुल्क के अंदर हालात को खराब करने या फिर मुल्क के खिलाफ एक गलत नैरेटिव बनाने में कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे होंगे। आदिल निजामी साहब ने भी ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि मुल्क के मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि आर्मी चीफ का कहना था, यानी जो मुलाकात हुई उसमें आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी चीफ का यह मानना है
کہ ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مختلف نہیں ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ ہی بتائیں کہ زبیر موتی والا صاحب کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں مخلص نہیں ہیں تو پھر یہ جمہوری ملک نہیں ہونا چاہیے, اب پھر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, پھر اس ملک کے اندر 16-17 پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کام نہیں ہے اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح سے یہ ڈیلیں کر کے کس طرح سے یہ اقتدار میں پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں جو پہلی ذہن میں آتی ہیں, یعنی ایک عام بندہ بھی جب یہ سنے گا تو یہ سوچتا ہے کہ پھر کون تھا شہباز شریف, یہ کون تھا عمران خان, یہ کون ہے مولانا فضل الرحمان, یہ کون ہے زرداری جو ہمارے اوپر رول کر رہا, ہمارا بھرکس اور تباہی نکال گیا ہے, اور یہ مخلص نہیں ہے. یہ کیوں مخلص نہیں ہے, ان کے مفادات کیا ہیں, یہ لوگ کون ہیں, یہ ان کی حیثیت کیا ہے, پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ کیسے بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت سارے سوال ہیں, اور عادل نظامی صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تو آپ بتائیں برائے مہربانی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک تو یہ چیز سمجھ گئے کہ سب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, گیم ہو گئی ہے, اور اب سب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. لیکن خاص طور پر پیپلز پارٹی کو جو اب ان کے ساتھ ڈنڈا انہیں پھیرا جا رہا ہے, انہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ جناب یہ تو بات کسی اور طرف چلی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ایک تو کراچی کے جو بزنس مین تھے انہوں نے بڑی شکایتیں کی ان کے اوپر کہ یہ بازو مروڑتے ہیں, یہ جناب ہم سے یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اہم ترین شخصیات کی, اور وہاں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. میڈیا پرائم ٹیلی ویژن اس کے اوپر خاموش ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اربوں روپے خربوں روپے لوگوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں, سونے کی اینٹیں ان کے گھروں سے, ڈالرز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے گھروں سے نکل رہی ہیں, اربوں روپے نکل رہے ہیں, کسی کے گھر سے 97 ارب, کسی کے گھر سے 98 ارب. اور یہ جو ڈنڈا ہے یہ پھیرا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو, اور پیپلز پارٹی کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب تو ملک میں آئے نہیں, میاں صاحب تو ملک سے باہر ہیں, شہباز صاحب بھی باہر چلے گئے, ڈار صاحب بھی باہر چلے گئے, جو ڈنڈا ہے پھر رہا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر پھر رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پکڑے جائیں گے. اب جو انہوں نے کھایا تھا اس کے اوپر بد ہضمی کس طرح سے ہو رہی ہے. چینی کی ایکسپورٹ کے اوپر ان کا ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ چینی کی قلت ہو گئی ہے, ڈبل سینچری چینی بنا گئی ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت تو نوید قمر نے کی دی تھی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, لہٰذا یہ جو چینی ملک سے باہر گئی ہے, سمگل ہوئی ہے, یہ نوید قمر ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی کا. نوید قمر نے کہا جناب ہم کدھر ذمہ دار ہیں, وہ سمگلنگ کی اجازت تو رانا ثناء اللہ نے دی تھی. اس کے بعد تاج حیدر جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی نے, انہوں نے کہا ڈار نے کہا کہ ہمیں ڈالرز چاہیے, چینی بھیجو, دھڑا دھڑ ملک سے باہر بھیجو, ٹرکوں کے ٹرک بھیجو. آپ نے ٹرکوں کے ٹرک بھیج دیے, اور یہاں پر لوگوں کو آج چائے بنانی افورڈ نہیں ہو رہی. آج لوگوں کا بھرکس نکل گیا, 250 روپے 200 روپے پہ یہاں پہ چینی ملتی ہے. تو حالات یہ ہیں, یعنی کہ یہاں پر ہم لوگ لے کر آئیں کہ ایک میسو کرائسس نظر آ رہا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ چیزیں کس طرح سے ٹھیک ہوں گی یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.